जय हिंद। स्वागत है आप सभी का बीएसएम वाला में। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में आप सभी लोग देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। आपके पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, आर्थिक विचारों का इतिहास। ठीक है, जब आपको कॉलेज से एडमिट कार्ड मिलेगा प्रवेश पत्र तो उस पर आपके सब्जेक्ट का नाम लिखा रहता है। ठीक है, न्यू बैच स्टार्ट हो गया, एग्ज़ाम 2024, एग्ज़ाम 2025 और ये जो क्लास एग्ज़ाम 2026, एग्ज़ाम 2027 के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, चलें आपको मैं बता देता हूँ। ये क्लास 1 है और यूनिट 1 है। आपके 8 यूनिट है थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, और थर्ड सेमेस्टर में 8 यूनिट है। एग्ज़ाम से पहले नवंबर दिसंबर में आप सभी लोगों का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम से पहले आप सभी का जितने भी यूनिट है सबको कवर कर लिया जाएगा। मॉडल पेपर आपको एग्ज़ाम से पहले दे दिया जाएगा और क्वेश्चन पेपर भी। अच्छा, एक बात मैं बता देता हूँ, जिनका भी लिखित एग्ज़ाम होने वाला है वो क्या करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, लिखित क्वेश्चन पेपर। तो आप लोग उस क्वेश्चन पेपर को देख लेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूएस क्वेश्चन आंसर विथ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ हम लोग क्लास को कवर करेंगे। चाहे आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो या सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, या फिर आप छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो या इस यूनिवर्सिटी से संबंधित किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, चाहे आपका जेएनसीयू है, किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, बशर्ते आपका सब्जेक्ट और जो सिलेबस के नेम है वो सेम होना चाहिए। आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं, भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से रहिए। ठीक है, चले आगे मैं बढ़ता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी आपके जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में, यहाँ पर भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव एग्जाम कराए जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी आप सभी के ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं वो एमआर शीट पर आप आंसर देने वाले हैं। आप इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार क्लास है। ठीक है, हालांकि यूनिट 1 है, बाकी आपके 7 यूनिट बाकी रहेंगे, सभी को मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हैं या तो पुराने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी मेरे साथ शानदार तरीके से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, चलें इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, गांधी जी निम्नलिखित में से किसके पक्ष में नहीं थे? आत्मनिर्भरता के पक्ष में नहीं थे, या फिर न्यासधारिता के पक्ष में नहीं थे, बड़े पैमाने के उद्योगों के पक्ष में नहीं थे, या फिर सादा जीवन उच्च विचार के पक्ष में नहीं थे? बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, जो गांधी जी थे ये हमेशा बड़े पैमाने के उद्योगों के पक्ष में नहीं थे, ये कुटीर उद्योगों के पक्ष में थे, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, गांधी जी की खादी योजना में कौन सा कार्यक्रम नहीं था? देखिए, नियंत्रित मूल था आपका, कताई की अनिवार्य शिक्षा भी थी गांधी जी की खादी योजना में, कपास उत्पादन पर आपका बल भी था। ठीक है, गांधी जी की खादी योजना में, लेकिन मिल के कपड़े को प्राथमिकता देना ये गांधी जी की खादी योजना में शामिल नहीं था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपको बहुत ही बारीकी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चले, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस क्लास को आगे ज़रूर सेंड कर देंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे कि बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके इकोनॉमिक्स के क्लास कराए जा रहे हैं एमसीक्यूएस बेसिस पर। जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में एग्जाम होगा, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में होगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी होता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न है, गांधी जी के आदर्श गांव की कौन सी विशेषता नहीं है? तो आधारभूत उद्योग ये गांधी जी के आदर्श गांव की विशेषता नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गांधी जी सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर के पक्ष में थे, बिल्कुल ये करेक्ट है आपका। गांधी के जो गांधी जी हैं इनके अनुसार भूमि पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, ये गलत है आपका। गांधी जी के अनुसार भूमि पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है इसमें, यानी कथन आपका गलत है बी वाला। ठीक है, गांधी जी पक्ष पोषक थे, व्यक्तिवाद के, स्वतंत्रता के पक्ष पोषक थे, या फिर आध्यात्मिकता के पक्ष पोषक थे?
तो जो गांधी जी थे वो व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता और आध्यात्मिकता के पक्ष पोषक थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी के। प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा गया है, बड़े पैमाने के उत्पादन की कौन सी हानि नहीं होती? तो कृषि में उत्पादों का प्रयोग जो है बड़े पैमाने के उत्पादन में हानि नहीं होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 6 का। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था 23 मार्च 1910 को। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है सॉरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निभाई थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा गया है, धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया है, फेमिनिस्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? आर.सी. दत्त हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है, कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध है धन से, धर्म से, कल्याण से या इनमें से कोई नहीं? तो कौटिल्य के अनुसार जो अर्थशास्त्र का संबंध है वह धर्म से है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया है, कौटिल्य के अनुसार धन की विशेषता है वास्तविकता की विशेषता है, उपभोगशीलता की, हस्तांतरणशीलता की या फिर उपरोक्त सभी? बिल्कुल उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया है, कौटिल्य ने किस प्रकार की मजदूरी का उल्लेख किया है? तो जो कौटिल्य हैं यह न्यूनतम जीवन निर्वाह मजदूरी का उल्लेख किए हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 14 आपका इसमें पूछा गया है, कौटिल्य ने राज्य का मार्गदर्शन करने के लिए कितने सिद्धांत बताए हैं? तो कौटिल्य ने राज्य का मार्गदर्शन करने के लिए 3 सिद्धांत बताए हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब 3 सिद्धांत कौटिल्य ने राज्य के मार्गदर्शन के लिए बताए हैं, वो कौन कौन से हैं चलिए इसके बारे में देखते हैं। पहला है धर्म, दूसरा है वृद्धि और तीसरा है न्याय। धर्म यह धार्मिक और नैतिकता कर्तव्यों पर आधारित है जो राजा और प्रजा दोनों के लिए आवश्यक है। ठीक है, कौटिल्य ने राज्य का मार्गदर्शन करने के 3 प्रमुख सिद्धांत बताए हैं, जिसमें दूसरा है वृद्धि, यह राज्य की आर्थिक समृद्धि और संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित है। तीसरा है न्याय, यह न्यायिक प्रणाली और दंड व्यवस्था पर केंद्रित है जिसमें कानून और व्यवस्था बनाए रखने का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे आपको क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है कौटिल्य के अनुसार? तो इसमें देखेंगे हम लोग, पहला है 15% ब्याज दर न्यायोचित है। क्या यह गलत है या फिर सही है कौटिल्य के अनुसार? तो ये सही है। अगला है कर यानी टैक्स वर्ष में केवल एक ही बार लगाया जाना चाहिए। बिल्कुल ये भी करेक्ट है आपका कौटिल्य के अनुसार। अगला है बाहर से आने वाली वस्तुओं की कीमत पर 20% लाभ निर्धारित करना चाहिए। ये गलत है आपका। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया है, थिरुकुराल पुस्तक के भाग हैं। तो जो थिरुकुराल पुस्तक है इसके कुल 3 भाग हैं। ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चले, बी ऑप्शन आपका राइट है। तो थिरुकुराल पुस्तक के 3 भाग हैं, तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ध्यान देंगे, बहुत सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, इससे टॉपिक से इस प्रश्न में आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो जो थिरुकुरल पुस्तक है यह एक तमिल काव्य शास्त्र ग्रंथ है जिसे संत तिरुवल्लुवर ने रचा था। ठीक है, यह पुस्तक नैतिकता, जीवन दर्शन और आचरण से संबंधित श्लोकों का संग्रह है। इसमें कुल 1330 दोहे और जिन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये 3 मुख्य भाग इस प्रकार हैं। पहला है अर्थुपाल यानी धर्म, धर्म अर्थ और काम 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है अर्थुपाल यानी धर्म। यह भाग जीवन के नैतिक और सामाजिक कर्तव्यों से संबंधित है। इसमें 38 अध्याय और 380 कुरल यानी श्लोक हैं। इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक नैतिकता, धर्म और सद्गुणों पर चर्चा की गई है। ठीक है, दूसरा है आपका पोरुटपाल यानी अर्थ। यह भाग राजनीति, शासन और अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इसमें 70 अध्याय और 700 कुरल यानी श्लोक हैं। ठीक है, इसमें राज्य का प्रबंधन, नेतृत्व गुण, युद्ध, मित्रता और जीवन के व्यवहारिक पहलुओं का वर्णन किया गया है।
तीसरा है इनबा पाल यानी काम। यह भाग प्रेम और जीवन की भावनात्मक और पारिवारिक पक्षों पर आधारित है। इसमें 25 अध्याय और 250 कुरल यानी 250 श्लोक हैं। इसमें प्रेम, विवाह और पारिवारिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखेंगे, इन तीनों भागों के माध्यम से थिरुकुरल एक संपूर्ण जीवन मार्गदर्शक पुस्तक के रूप में उभरता है, जो मनुष्य को नैतिकता, व्यवहार और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करने की शिक्षा देता है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, आपको क्या पूछा गया है। आर्थिक विचारों के इतिहास की परिभाषा आर्थिक विचारों के विकास के आलोचनात्मक विवरण के रूप में की जा सकती है। यह परिभाषा दी है, तो यह परिभाषा प्रोफेसर हैने की है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, पहला है आर्थिक इतिहास मनुष्य की आर्थिक उन्नति का इतिहास है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। अर्थशास्त्र का इतिहास आर्थिक विचारों के इतिहास का एक अंग है, बिल्कुल है भैया। अगला है अर्थशास्त्र का जो इतिहास है लगभग 200 वर्ष पुराना है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। यानी डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, यानी गलत है। आर्थिक विचार जो है आर्थिक इतिहास द्वारा प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल ये आपका गलत है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, डी ऑप्शन। चले, प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया है, एकात्म मानववाद के प्रणेता थे। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद के प्रणेता थे। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, आर्थिक विकास का अर्थ केवल भौतिक ही नहीं वरन मन, युद्ध, आत्मा का भी विकास है। यह कथन किसका है। यह कथन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार दीनदयाल उपाध्याय का है। तो एकात्म मानववाद ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का विचार है, बिल्कुल। भारत में आर्थिक नीति निर्धारण के 5 सोपान, ये भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार हैं। अगला है भारत में औद्योगिकरण से पहले कृषि का विकास होना चाहिए, ये भी इन्होंने कहा था। ठीक है, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा गया है, प्रोफेसर जेके मेहता ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन कार्य किया था। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जेके मेहता ने, ठीक है, अध्ययन कार्य किया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 22 का। प्रश्न नंबर 23 आपका इसमें पूछा गया है, इच्छाओं के लोप संबंधी विचारधारा के प्रतिपादक थे। कौन थे भैया। प्रोफेसर जेके मेहता थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया है, व्यक्ति को सुख का अनुभव तब प्राप्त होता है जब उसकी आवश्यकताएं शून्य हो जाती हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। तो प्रोफेसर जेके मेहता का है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है, अधिकतम सुख इच्छा रहित अवस्था में निहित है। यह विचार किसका है। तो यह जो विचार है प्रोफेसर जेके मेहता का है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, क्या पूछा गया, प्रोफेसर मेहता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो प्रोफेसर मेहता आवश्यकता विहीनता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे, बिल्कुल राइट है। प्रोफेसर मेहता इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विषय के प्रोफेसर थे, बिल्कुल, अभी मैंने इसके पहले आपको पढ़ाया है। प्रोफेसर मेहता का जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ था, यह आपका इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा गया है, अमर्त्य सेन, ठीक है, इसमें थोड़ा मैं चेंज करता हूँ। चलिए ठीक है, अमर्त्य सेन निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी थे और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 28 है आपका, वर्ष 1998 में अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें भारत रत्न और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दोनों दिया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 है आपका, जगदीश भगवती वर्तमान में किस देश के नागरिक हैं। तो वर्तमान में यह अमेरिका के नागरिक हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 पूछा गया है, जगदीश भगवती किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। तो यह
कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 31 पूछा गया है, प्रोफेसर जगदीश भगवती के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो उनका जन्म 1934 में एक गुजराती परिवार में हुआ था। प्रोफेसर जगदीश का बिल्कुल राइट आंसर है। उनका कार्य क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, बिल्कुल। उन्हें वर्ष सन 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी राइट है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 32 है, कौटिल्य को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा गया है, कौटिल्य के समय में सार्वजनिक व्यय की मदें थीं? प्रतिरक्षा व्यय, प्रशासनिक व्यय, सरकारी भंडारों की सुरक्षा। तो ये सभी थी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 34 पूछा गया है, वेलुअर के अनुसार संपन्न समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है? तो आर्थिक संसाधन सृजन, आध्यात्मिक नेतृत्व और नैतिक नियमों का अनुपालन, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 आपका इसमें पूछा गया है, वेलुअर समर्थक थे? तो जो वेलुअर थे यह संतुलित व्यय नीति के समर्थक थे। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। एक मिनट, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 36 है, वेलुअर के अनुसार कर के अतिरिक्त राज्य के राजस्व का स्रोत है? तो क्या है? तो रीति रिवाजों पर अर्जित आय और पराजित शत्रुओं द्वारा अदा की गई धनराशि, ये सभी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 37 आपका पूछा गया है, प्रवाह या निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 38 पूछा गया है। 38 नंबर प्रश्न है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 39 है आपका, दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य कब चुने गए थे? तो 1892 में, ठीक है। 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो इस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 41 आपका पूछा गया है, दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में निम्नलिखित में से किसका समावेश किया है? तो इसमें भारत में अंग्रेजों के शोषण का तर्कपूर्ण विवेचन किया गया है, भारतीय वित्त की समस्याओं का वर्णन है और निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 42 आपका पूछा गया है, रोमेश चंद्र दत्त यानी आरसी दत्त, ठीक है। आरसी दत्त जो आप नाम सुने हैं, इनका पूरा नाम है रोमेश चंद्र दत्त। इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म 1848 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 43 है, निम्न में से किस पुस्तक के लेखक आरसी दत्त हैं यानी रोमेश चंद्र दत्त हैं? बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, भारत का आर्थिक इतिहास, भारत में दुर्भिक्ष और विक्टोरिया काल में भारत, ये तीनों पुस्तकों के लेखक आरसी दत्त हैं, रोमेश चंद्र दत्त, इनमें से सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया है, रोमेश चंद्र दत्त के अनुसार भारत में कृषि की दुर्दशा का कारण था भूमि पर कर का भार यानी भूमि पर टैक्स का भार, सिंचाई की सुविधा का अभाव भी था। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर आपका 45 पूछा गया है, ब्रिटिश काल में भारत की निर्धनता का कारण था यानी ब्रिटिश काल में भारत में गरीबी का कारण क्या था? तो गरीबी का कारण था खेतों की दुर्दशा, कुटीर उद्योगों का विनाश, अधिक एवं कष्टदायी भूमि कर, ठीक है, यानी टैक्स। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन इंडिया, इसके लेखक कौन है भैया? इस पुस्तक के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, इसमें केवल 50 प्रश्न नहीं है, 50 से भी ज़्यादा हैं, तो थोड़ा आप लोग आगे बढ़ के भी देख लेंगे, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श थे कबीर, गौतम बुद्ध और ज्योतिबा फुले, ये तीनों लोग थे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
प्रश्न नंबर 48 आपको पूछा गया, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा की निम्न में से किस समिति के सभापति थे? प्रारूप समिति के सभापति थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए इसी में थोड़ा सा की पॉइंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया था। प्रारूप समिति के अन्य सदस्यों में एन गोपालास्वामी, अल्लाडी कृष्ण स्वामी और डॉक्टर के एम मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधव राव और टी कृष्णामाचारी थे। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 49 है, दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर निम्नलिखित में से किसने शोध किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 50 आपका क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 50 है आपका, 7 क्रांतियों के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने किया था? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 51 देखें क्या पूछा गया है, लोहिया ने भारतीय समाजवादी दल की स्थापना कब की थी? तो इस दल की स्थापना 1955 में करी थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भारतीय समाजवादी दल की। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 52 है, भारत विभाजन के दोषी व्यक्ति की रचना किसने की थी? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो साथियों ये रहे आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ने का प्रयास जरूर करेंगे ताकि आप अगले सेमेस्टर में भी हमारे साथ पढ़ सके। ठीक है, और इस क्लास को आगे जरूर सेंड कर देंगे। जल्द ही मिलते हैं आपके यूनिट 2 में। भैया कहाँ मिलते हैं? यूनिट 2 में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।